किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। स्वस्थ किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि बताता है आपको कि कैसे आप एक हेल्दी लाइफ को अपना सकते हैं, स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि आपको जागरूक बनाएं। अलग अलग विषयों पर हम चर्चा करते हैं, विशेषज्ञ हमारे साथ रहते हैं। और आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जानते हैं कि इन दिनों हमारे बहुत सारे छात्र परीक्षा में व्यस्त हैं और इसी के साथ ही कई तरह के दबाव को भी झेल रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि स्वस्थ मन अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए स्वस्थ तन भी होना चाहिए। इसीलिए हम आज आपको बताएंगे कि परीक्षा के दौरान कैसे रखें न्यूट्रिशन का पूरा ख्याल ताकि तन और मन दोनों की शक्ति मिले। स्ट्रेस मैनेज कैसे करना है, न्यूट्रिशन का पूरा ख्याल कैसे रखना है और क्या आपको पता है कि आप अपने खान पान से बहुत हद तक अपने मन को भी तंदुरुस्त रख सकते हैं और सीधा कनेक्शन इसका होता है। इसीलिए हम, जैसा कि हमने शुरुआत में भी कहा, कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मन स्वस्थ हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको तन को भी स्वस्थ रखना होगा। और अगर मन स्वस्थ होगा तो तन स्वस्थ होगा, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक पर आप काम करेंगे तो आपको उस तरह की सफलता परिणाम नहीं मिलेंगे। इसीलिए अगर आप छात्र हैं या फिर आप अभिभावक हैं तो आज के कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखें क्योंकि इन्हीं बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। कई बार हम स्ट्रेस की वजह से, दबाव की वजह से अपने खान पान पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं और इसका असर हमें एग्ज़ाम में दिखाई देता है। जब परिणाम आते हैं तो हमें लगता है कि हमने तो इतनी तैयारी की थी लेकिन उस तरह के परिणाम क्यों नहीं मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे वो न्यूट्रिशन की बात हो या स्ट्रेस मैनेज करने की बात हो, चूक हो जाती है। तो वो चूक ना हो, आपकी पूरी मेहनत का आपको पूरे नंबर मिले, उस तरह का परिणाम मिले। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हमने आज थोड़ा जो एक आमतौर पर हम जो विषय रखते हैं वो थोड़ा अलग विषय हमने रखा है, विद्यार्थियों पर फोकस करते हुए। तो आज के विषय के बारे में आप जान चुके हैं। अगर आपको जानना चाहते हैं, इस विषय से जुड़े हुए कोई सवाल हैं, आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर नोट कर लें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061, टोल फ्री, यानी इन पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। तो सिर्फ फ़ोन उठाएं, अपना नंबर घुमाएं और अपनी समस्याओं का समाधान पाएं, वो भी लाइव। इसके साथ ही अगर आप चाहें तो हमें अपने सवाल ईमेल भी कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, swasthkisanlive2024@gmail.com। तो आपकी ईमेल्स और साथ ही आपकी कॉल्स का हमें इंतज़ार रहेगा। आपकी सहभागिता हमें हमारे कार्यक्रम को कामयाब बनाता है और साथ ही आपके सवालों से बहुत सारे अन्य दर्शकों के सवालों का भी समाधान हो जाता है। तो ज़रूर हमें कॉल करें या फिर अपने सवाल हमें ईमेल भी कर सकते हैं, चाहे कॉल हो या ईमेल हो, लाइव हम कार्यक्रम में उन्हें शामिल करेंगे। आज का जो विषय है अपने आप में बहुत ही व्यापक है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है क्योंकि जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो हमारे देश का भविष्य हैं। वो स्वस्थ होंगे मन से और तन से, तभी हम एक उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। तो आज जो विशेष मेहमान हमारे साथ हैं उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं, जो आज के विषय पर हमें जानकारी देंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अंकिता गोयल शर्मा है। आप प्रोफेसर हैं बाल रोग विभाग, कलावती सन चिल्ड्रन हॉस्पिटल, दिल्ली से। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मोनिता गहलोत है, आहार विशेषज्ञ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग, एम्स अस्पताल, दिल्ली। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। तो आज हमने दोनों ही विशेषज्ञों को रखा है कार्यक्रम में, जो आपकी तन की शक्ति के बारे में बताएंगे कि कैसे आप स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से अपने आप को मजबूत कैसे बनाएं, एंग्जाइटी ना हो, स्ट्रेस ना हो, इसके लिए क्या करें। और साथ ही न्यूट्रिशन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि कई बार हम भूल जाते हैं। तो इन दोनों को बैलेंस करते हुए कैसे आगे चलना है, इस पर आज हम दोनों विशेषज्ञों से बात करेंगे। आप लाइव बात भी कर सकते हैं, कॉल कीजिए और हमारे विशेषज्ञों से बात करें। आगे बढ़े उससे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं आज के विषय पर। नमस्कार, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि और आज हम बात करेंगे परीक्षा के समय सही पोषण और स्वस्थ दिनचर्या की, जो छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बना सकती है। परीक्षा का समय तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही आहार और जीवन शैली अपनाकर इसे आसान बनाया जा सकता है। संतुलित आहार का सेवन और पर्याप्त मात्रा में पानी पीना दिमाग को सक्रिय रखने में मदद करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान
प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है और दिमाग की कार्यक्षमता बनी रहती है। दाल, डेयरी उत्पाद, अंडा और मछली जैसे खाद्य पदार्थ याददाश्त और एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक होते हैं। अखरोट और चिया सीड्स दिमाग को तेज रखते हैं और सोचने समझने की क्षमता को बेहतर बनाते हैं। केला और संतरा जैसे फल शरीर की थकान को कम करने में मदद करते हैं और पूरे दिन ताजगी बनाए रखते हैं। परीक्षा के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों से बचना भी उतना ही जरूरी है जितना सही आहार लेना। तली भुनी और अधिक मसालेदार चीजें पाचन पर नकारात्मक असर डाल सकती हैं, जिससे शरीर में सुस्ती और असहजता महसूस हो सकती है। चाय, कॉफी और कार्बोनेटेड पेय का अधिक सेवन तनाव और अनिद्रा को बढ़ा सकता है, जिससे पढ़ाई पर असर पड़ सकता है। इसी तरह चॉकलेट और जंक फूड खाने से तुरंत ऊर्जा तो मिल सकती है, लेकिन कुछ समय बाद शरीर में सुस्ती और थकान महसूस होने लगती है। यदि भूख लगे तो ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स या ताजे फलों का सेवन करना एक बेहतर और सेहतमंद विकल्प हो सकता है। अच्छे प्रदर्शन के लिए केवल सही आहार ही नहीं, बल्कि पूरी और पर्याप्त नींद लेना भी बेहद जरूरी है। शोध बताते हैं कि विटामिन सी युक्त आहार जैसे संतरा, आंवला और पपीता शरीर में एड्रेनलिन के स्तर को संतुलित रखते हैं, जिससे तनाव को कम करने में मदद मिलती है। फलों का सेवन करने का सबसे सही समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक माना जाता है। कई छात्र हल्का भोजन करने के लिए देर रात फल खाते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा करना शरीर के पाचन तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। परीक्षा वाले दिन ऐसा भोजन करें जो हल्का होने के साथ साथ पोषक तत्वों से भरपूर हो, ताकि शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिले और ध्यान केंद्रित करने में आसानी हो। सुबह के नाश्ते में दलिया, दही और फल खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और पेट हल्का महसूस होता है। दोपहर के भोजन में दाल, हरी सब्जियां और रोटी शामिल करने से शरीर को आवश्यक पोषण मिलता है। पूरे दिन शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी है। साथ ही परीक्षा के दिन भारी और तैलीय भोजन करने से बचना चाहिए, ताकि शरीर में सुस्ती न आए और दिमाग सक्रिय बना रहे। सही खानपान और नियमित दिनचर्या का पालन करने से परीक्षा के दौरान मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलन बनाए रखा जा सकता है। आत्मविश्वास बनाए रखना और सकारात्मक सोच रखना भी बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सुझाव आपके लिए मददगार साबित होंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सही आहार लें और पूरी नींद लें, ताकि परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें बहुत सारी बातें हमने बताई। हमने न्यूट्रिशन के बारे में बताया, ये भी बताया कि डूज एंड डोंट्स क्या है, यानी क्या नहीं करना चाहिए, ये भी जानना उतना ही महत्वपूर्ण है। कॉफ़ी और चाय और ऐसी ड्रिंक्स के बारे में भी हमने जिक्र किया जो आमतौर पर छात्र रात भर पढ़ने के टाइम लेते हैं, इससे आपकी क्षमता पर प्रभाव भी पड़ता है। तो आइए अब सीधा हम डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर अंकिता, एक जब हम स्ट्रेस की एग्ज़ाम की बात करते हैं तो सीधा जो दिमाग में जो सुनता है उसके भी और जो कहता है उसके एक दबाव सा महसूस होता है। इस सोच और इस पूरे माहौल को हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? एग्ज़ाम की जब बात आए तो हम ये ना सोचें कि दबाव है, ये सोचें कि ये हमारी क्षमता को उभारने का एक मौका होता है। जी बिल्कुल, आजकल के छात्राओं के ऊपर इस दबाव का असर हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं हमारा समाज ही इसके लिए जिम्मेदार है। हम अभिभावक के तौर पे उनसे हमारी अपेक्षाएं रहती हैं कि नंबर कम आए हैं, सब चीज़ें नंबरों के आधार पर चलने लग गया है और वही अपेक्षाएं, वही उनकी तरफ से उम्मीदें, अभिभावकों की उम्मीदें हम अपने छात्र पर एक दबाव का काम करते हैं, जिसकी वजह से वो तनाव में आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो सबसे पहले कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक परिवार की ये और ऐसे अभिभावक की ये जिम्मेदारी रहती है कि हम उन्हें ये समझाएं कि परीक्षा ज़िंदगी में ज़रूरी है बट सब कुछ नहीं है। मार्क्स ज़रूरी हैं बट सब कुछ नहीं है। जब हम अपने व्यवहार से अपने छात्राओं को और स्कूल में भी इनफैक्ट जो हमारे टीचर्स हैं उनके व्यवहार से छात्रों को ये महसूस होगा कि हमें सीखने की ललक है, सिर्फ मार्क्स नहीं चाहिए, सीखना है।
तब कहीं मुझे लगता है कि इस तनाव का और दबाव का असर हम कुछ कम कर बिल्कुल एक पाएंगे। नेगेटिव सा थॉट आ जाता है, और जिस घर में बच्चे का एग्जाम होता है तो लगता है पूरा परिवार का एग्जाम हो रहा है, हम उसको इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं या फिर उसको इतने ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, लेकिन उससे तनाव में हम ना बदले। बिल्कुल। अब मैं डॉक्टर मोनिता आपसे जानना चाहूँगी, देखिए जब हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो अब मुझे लगता है कि एग्ज़ाम वाले दिन आप ऐसे तो है नहीं कि चुटकी बजाएंगे और ओवर द नाइट आपने न्यूट्रिशन ले लिया और उसका तुरंत असर मिल जाएगा। ये एक प्रोसेस है कि आपकी हमेशा ही आपको अपनी डाइट में ध्यान रखना चाहिए। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं, चाहे वो कोई छात्र हो चाहे वो छात्र ना हो, लेकिन एक बैलेंस डाइट क्या है, इसे हम कैसे समझें? ये आपने एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जब हम पोषण की बात करते हैं तो पोषण कोई एक दिन के पोषण से कोई चीज़ बिगड़ने या सुधरने वाली नहीं है। तो एग्ज़ाम के दिनों में पोषण इम्पॉर्टेंट है, परंतु उसका ग्राउंड वर्क जो बेसलाइन का पोषण है, जो ओवरऑल हमारा रोज़ का पोषण बच्चों का चल रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? कि बच्चों की जो उम्र है वो शारीरिक और मानसिक विकार की, उसकी हड्डियाँ बढ़ रही है, उसकी मांसपेशियाँ बढ़ रही है, सारा विकास हो रहा है। तो इस समय फाउंडेशन जो है बच्चों की ग्रोथ की हो रही होती है, तो सही पोषण इस समय मिलना एक नींव रखता है कि उसका वयस्क जीवन भी उतना ही अच्छा, उतना ही हेल्दी होगा। तो ओवरऑल जो माता पिता को बहुत जानना ज़रूरी है, एक संतुलित पोषण ओवरऑल बच्चे के न्यूट्रिशन में किस तरह से ध्यान रखे, ताकि एग्जाम के दिनों में वो एक एकदम से सही पोषण का वो आप स्ट्रेस ना क्रिएट करें। ओवरऑल सारे पोषण का ध्यान रखें। कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों के संतुलित पोषण में, कि प्रोटीन का जो इंटेक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन का इंटेक है, कैल्शियम का इंटेक है, संतुलित मात्रा में सारे फूड ग्रुप्स हमारे डाइट में इंक्लूड होने ज़रूरी है। माता पिता को ये देखना ज़रूरी है कि बच्चों में किस तरह की आदतों का विकास हो रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि हम ध्यान नहीं देते और पीयर ग्रुप के इन्फ्लुएंस में या किसी के इन्फ्लुएंस में बच्चे जो है गलत अनहेल्दी चॉइसेस को सही मान बैठते हैं और उसका कंजम्पशन ज़्यादा स्टार्ट कर देते। तो बचपन से ही शुरुआती तरीके से पेरेंट्स बच्चों के सामने एग्जाम्पल सेट करें कि एक अच्छा हेल्दी डाइट क्या होता है, उसके साथ मिल बैठ के खाएं। संतुलित आहार में अनाज, दालें, फल, सब्जियां किस तरह से सम्मिलित करें, ताकि बच्चे को एक एग्जाम्पल मिले कि एक हेल्दी डाइट ये होती है और किन अनहेल्दी डाइट को अवॉइड करना है। पेरेंट्स उनको बिल्कुल गाइड शुरुआत से करें कि इस तरह के असंतुलित आहार को हमें अवॉइड करना है, जंक फूड्स को अवॉइड करना। इसके बारे में मैं डिटेल में आगे भी बात करूंगी। तो बेसलाइन पे वो बना के फिर एग्जाम पे हम बात करते हैं कि पोषण कैसे ध्यान रखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई कि देखिए आप एग्जाम है और उससे एक दिन पहले आप सोचे कि आप एक पूरी थाली सजा के खा लेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये एक प्रोसेस है, ये आपकी जीवन शैली का हिस्सा होना चाहिए कि आपका जो आहार है वो संतुलित होना चाहिए, चाहे वो विटामिन सी हो, जैसे कि मैम ने भी जिक्र किया कि एक आपकी थाली बिल्कुल रंगों से भरी होनी चाहिए। इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक है, हम उनसे बात कर लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं उत्तर प्रदेश की बाराबंकी से। नंद स्वरूप जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताइए क्या सवाल है जी, बताएं। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है बाराबंकी से। जी मैं जानना चाहता हूँ कि परीक्षा के पहले, परीक्षा के दौरान हमें कितना खाना चाहिए, कितना सोना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। और दूसरी चीज एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ कि जैसे कुछ लोगों के घर या दरवाजा जो है रोड के किनारे होते, वहाँ धूल प्रदूषण होता है, तो उससे उनको कैसे बचना चाहिए परीक्षा के दौरान? जी जी, बहुत अच्छे सवाल है आपके नंद स्वरूप जी। हमारे बहुत ही जागरूक ये दर्शक हैं और मेरे ख्याल से जो मैं कुछ सवाल पूछने वाली थी वो उन्होंने ही पूछ लिए मेरी तरफ से। तो मैम सबसे पहले तो एक नींद, हम एक्चुअली हमारे यहाँ अभी भी बहुत महिमा मंडित किया जाता है कि वो बच्चा रात भर पढ़ता है, वो 10-10 घंटे पढ़ता है। सो ये कितना सही है? देखिए हमारा जो ये मस्तिष्क है, जो दिमाग है, इसका अपना एक जिसको बोलते हैं कैपेसिटी है कि एक बारी में क्षमता है कि वो किस चीज़ को जब आप पढ़ रहे हैं उसे कितना याद रख सकता है। यह क्षमता हमारे अच्छे सोने, अच्छे खाने, अच्छे पीने पे निर्भर करती है। जी जी। तो अगर हम बोलते हैं कि भाई मैं तो पूरा 12 घंटे से पढ़ रहा हूँ, लगातार पढ़ रहा हूँ, फिर भी जब मैं अगले दिन एग्जाम में लिखने जा रहा हूँ तो मुझे चीज़ें याद नहीं है, ऐसा क्यों है? तो उसका कहीं ना कहीं कारण ये है कि हमारे लिए नींद काफ़ी आवश्यक है। समय पे सोना, एक रूटीन रहना,
जिस रूटीन को बहुत ज़्यादा हम एग्ज़ाम टाइम पे ना ही छेड़ें तो वो बेहतर है कि आप समय पे, एक उनका निर्धारित समय है सोने का, जागने का, समय पे खाने का, पीने का। और खासकर एग्जाम टाइम में हम बोलते हैं बच्चे रात भर पढ़ते हैं। बिल्कुल, कई बच्चे तो ऐसे कि रात भर पढ़ते हैं और सुबह एग्जाम देने चले जाते हैं। पर उसमें इसे बहुत नॉर्मलाइज कर दिया गया है। बिल्कुल, और उसमें समस्या ये है कि कई बच्चे रात भर जागते हैं तो दिन में थोड़ा लेट उठते हैं। बट हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारा एग्जाम तो सुबह का समय है। जब आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने उस समय तैयारी करी, रात भर जाग के दिन में आप उठ रहे हैं 11-12 बजे, फिर आप पढ़ने बैठ जा रहे हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर का समय तो 9 बजे 10 बजे से होगा। आपके मस्तिष्क को तैयारी के समय ये आदत पड़ी हुई है कि वो रात में बहुत बिल्कुल स्पीड पे चलेगा, लेकिन जिस समय एग्जाम देने का टाइम आएगा तब उस समय, क्योंकि आप इसी पैटर्न में अपनी पिछले कुछ दिनचर्या बिताते आए हैं, उस समय उसको नींद आएगी। तो वो आपकी एक तरीके से माइंड की प्रोग्रामिंग और कम कर देगा। और वो जिस तरह का परिणाम या फिर जो आपकी एक क्षमता होनी चाहिए थी उस समय, सबसे महत्वपूर्ण क्रूशियल समय, वो नहीं हो पाता। ये इसीलिए भी कहा जाता है मैम कि पढ़ना भर नहीं जरूरी है, आप पढ़ते कितना है और कितना रिटेन करते हैं वो भी उतना ही ज़रूरी है। फिलहाल हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, जैसा कि मैम ने कहा कि भी थोड़ा इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और दूसरी बात ये कि हम कितना भी कह लें कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये भी एक फैक्ट है, एक सच्चाई है कि एग्ज़ाम, परीक्षा का नाम आते ही हो ही जाती है स्ट्रेस, या फिर आप कहीं ना कहीं दबाव में आ जाते हैं। तो इसको मैनेज करने की क्या तकनीक है? क्या हमारे छात्र योग या फिर एक्सरसाइज इस तरह की चीज़ों से भी इसे मैनेज कर सकते हैं? इससे कितना महत्वपूर्ण है अपने जीवन शैली में या फिर एग्ज़ाम के दौरान अपने रूटीन में शामिल करना? जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मक्का पैदा करेगी, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं परीक्षा के दौरान हमारे छात्र अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें, अपने न्यूट्रिशन को कैसे वो बैलेंस करें ताकि जब एग्ज़ाम हो तो उसमें वो बेस्ट दे सके। एक हमारे कॉलर हैं परवीन दुबे हैं जिन्होंने कॉल किया है। आइए उनका हम सवाल ले लेते हैं। परवीन जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। बताएं क्या सवाल है। हेलो जी प्रवीण जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी हाँ बताइए सर, सवाल बताएं, क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल ये था कि परीक्षा के दौरान बच्चों को कितने घंटे नींद लेना चाहिए? कितने घंटे नींद लेना चाहिए, ठीक है। तो जी मैम ये वो नींद हाँ, और बताइए और कुछ पूछा? और दूसरा सवाल है संतुलित आहार उनको क्या क्या देना चाहिए? ठीक है, दोनों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज का जो हमारा विषय है उससे जुड़े हुए ये दो सवाल आए हैं। तो परीक्षा के दौरान कितनी नींद होनी चाहिए? जी, अक्सर अमूमन देखा गया है कि मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद ली जानी चाहिए। अक्सर बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, तो एक बारी में नहीं तो कम से कम इसको 2 बारी में भी लिया जा सकता है कि आप दिन के समय भी थोड़ा सा बीच में अपने मस्तिष्क को विराम दें। एक आधा घंटा, 1 घंटे का दोपहर के समय में आप एक छोटा सा नाप ले लें और उसके बाद रात के समय कम से कम 6 घंटे की नींद तो ऐसी जिसमें आपके बीच में कोई भी किसी तरह का इंटरप्शन या नहीं होना चाहिए। मोबाइल वगैरह सब दूर रख करके एक जिसको कहते हैं कि एक पूरी पूर्ण नींद जिसको कहते हैं वो ज़रूर लेनी चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि हमारा सोने का समय और जागने का समय भी हम अपना एक फिक्स्ड रखें ताकि जो हमारा रूटीन है वो बना रहे। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि उसकी भी काफ़ी महत्ता है। जी, अब मैं डॉक्टर मोनिता आपसे जानना चाहूँगी कि जो एक हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल जो बच्चों में बहुत तरह की ऐसी आदतें भी हो रही है जिसके बारे में उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन साइलेंटली वो आपको खोखला कर रहा है। और उनमें से एक है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। सबसे पहले इस कैटेगरी में वो कौन से फूड्स आते हैं जिन्हें हम समझे कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है और ये कैसे नुकसान पहुंचाते हैं बच्चों को?
ये आपने बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा है अल्ट्रा प्रोसेस फूड के बारे में। आप देखेंगे कि एग्ज़ाम हो या फिर रूटीन में भी हमारा जो यंग जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं या एडोलेसेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह के पैकेज्ड आइटम्स या स्ट्रीट फूड्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने के बहुत आदी हो चुके हैं और इसकी वजह से जो है काफ़ी मोटापे की दर भी बढ़ रही है। और एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है और उस टाइम जो है कुछ और नहीं मिला तो रात को ज़्यादा जगह तो मंचिंग करने के लिए आपने कोई भी पैकेज्ड आइटम उठा लिया। तो ये जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं ये नॉर्मल फूड से कैसे अलग है? अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड नॉर्मल फूड से इस तरह से अलग है कि इनमें जो हम भोजन का पार्ट खाते हैं, जो हम खाते हैं, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वो नेचुरल प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा बदल दिया गया होता है। जैसा मैदा बनाने में जैसे गेहूं होता है, गेहूं के आउटर कवरिंग होता है, इनर जर्म पार्ट होता है, तो जब मैदा बनाते हैं तो उसका आउटर कवरिंग और इनर पार्ट सारा रिमूव करके सिर्फ जो बीच का स्टार्च पार्ट है उसको लेके पास्ता बना दिया या कुछ चिप्स बना दिया, कोई भी और तरह की चीज़ें बना दी और उसके साथ उसके अंदर काफ़ी सारे एडिटिव एजेंट, स्टेबलाइजर, फूड फ्लेवरर्स, कलरिंग एजेंट, इमल्सीफायर, इस तरह के केमिकल एजेंट्स ऐड किए जाते हैं और उसके ऊपर से उसके अंदर फैट एंड शुगर ऐड किया जाता है। तो ये क्या हो जाते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड, कि जिसमें प्राकृतिक भोजन इतना बदल दिया गया होता है कि वो अब उसका जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसे विटामिन और मिनरल कहते हैं उसका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है जो कि एक प्राकृतिक भोजन में होता है। साथ ही उसमें अत्यधिक मात्रा में शुगर एंड सॉल्ट एंड फैट उसके अंदर हो सकता है। तो इस तरह का खाना खाने से क्या होता है, एक तो बच्चा जो है उस समय खाएगा तो उसकी भूख शांत हो जाएगी, बट वो एक्स्ट्रा कैलोरीज देगा, फैट बढ़ाएगा और ऊपर से माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी लाइक विटामिन मिनरल उसको नहीं मिलेंगे। तो ये एक जो बहुत आदत है हमारे पेरेंट्स को शुरुआत से ऑब्जर्व करने की, वो अपने बच्चे की पेरेंटिंग इस तरह से करें कि उन्हें ये समझा सके कि इस तरह के खाद्य पदार्थ, अल्ट्रा प्रोसेस फूड को अनहेल्दी माने और घर का जो होलसम खाना होता है जिसमें प्राकृतिक रूप से सारे विटामिन, मिनरल्स और सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, उसको बढ़ावा दें। जी जी बिल्कुल। अब मैम जैसे कि हमने थोड़ी सी बात भी की थी, वो बातें पूरी नहीं हो पाई थी कि एक बैलेंस डाइट हम कैसे बनाएं। हाँ, एग्ज़ाम के बारे में वो कॉलर का जवाब भी रह गया था जो इनसे पहले कॉलर का आया था कि एग्ज़ाम के टाइम में बैलेंस न्यूट्रिशन का कैसे ध्यान रखना है। पहली चीज़, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि आपको पेरेंट्स को चाहिए, सारे अभिभावकों को, कि वो रूटीन में अपने बच्चे की सेहत का ध्यान रखे, पोषण का ध्यान रखे। अच्छा पोषण क्या होता है, जब उसको सारे पोषक तत्व उसकी उम्र की आवश्यकता के अनुसार मिलते हैं। अगर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उसकी 50 ग्राम है तो उसे वो मिल रहा है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, आयरन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तो इन सब को करने के लिए हमारी ICMR ने गाइडलाइंस निकालने की किन उम्र के बच्चों को कौन कौन से फूड ग्रुप्स मात्रा में इंक्लूड करने चाहिए ताकि इन सब की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। सो एग्ज़ाम के टाइम में क्या करना है कि जो आपका बच्चा है, आप एक्सपेक्ट मत करें कि ऑल ऑफ सडन आप हेल्दी खिलाना शुरू कर देंगे और बच्चा खा लेगा। हो सकता है वो बहस का कारण बन जाए कि आप बच्चे पे ज़बरदस्ती करो, नहीं आज तुम ये खाओ, नहीं हो पाएगा। तो आपको पेरेंट्स को ये चाहिए रूटीन की हेल्दी आदतें, फिर एग्ज़ाम्स के टाइम में बच्चों का जो फेमिलियर हेल्दी फूड है, जो उन्होंने खाया है, जो घर में अमूमन बनता है, वो दें। और उसमें से भी क्या बनाओगे आप, होल ग्रेन वाली चीज़ें। कारण उसका ये है कि आप जब साबुत अनाज, साबुत दाल वाली चीज़ें बनाते हो तो उसमें जो है एनर्जी स्लोली रिलीज होती है, ठीक है। उससे फ़र्क क्या पड़ता है कि आपका बच्चे को ओवरऑल पूरे टाइम पढ़ते वक्त एनर्जी धीरे धीरे मिलती रहेगी, वो खाली नहीं महसूस करेगा, वो एनर्जाइज महसूस करेगा, पेट भरा रहेगा, एनर्जी मिलती रहेगी, तो उसका कंसंट्रेशन पढ़ाई में बढ़ेगा। अब यही क्या होता है कि अगर वो पैकेज आइटम खाएगा, अगर वो मैदे वाली चीज़ें खाएगा, शुगरी ड्रिंक्स पिएगा, तो ऑल ऑफ सडन इंसुलिन बढ़ के वापस जो है शुगर बढ़ के नीचे आ जाएगी, तो एक बार के लिए पेट भर के वापस खाली पेट महसूस करेगा और इरिटेटेड महसूस करेगा, कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा। तो कांस्टेंट रिलीज ऑफ शुगर चाहिए, तो होलसम होल सीरियल्स, अनाज की साबुत चीज़ें, जैसे कोई भी तरह के अनाज और न्यूट्री सीरियल्स हमारे मिलेट्स इंक्लूड कर सकते हैं। मेरा अगला सवाल यही था कि जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, देखिए खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे का पेट भरे, लेकिन उस पेट में न्यूट्रिशन भी जाए, ये भी हमें सुनिश्चित करना है। तो जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमें कुछ
ख़ास चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत है, जब तक हम नट्स नहीं खाएंगे या फिर मांस नहीं खाएंगे तब तक वो न्यूट्रिशन की पूर्ति नहीं होगी। तो एक सामान्य परिवार में जिसके सामान्य क्षमता है वो अपने बच्चे को न्यूट्रिशन से भरी हुई थाली कैसे दे सकता है जितने घर में? जी यस, तो हमारे इसके लिए जानना होगा, हमारे 11 फूड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उसमें से कम 8 फूड ग्रुप्स प्रतिदिन की डाइट में पूरे दिन में हमारे होने चाहिए। अनाज की चीज़ें, दाल की चीज़ें, दूध की चीज़ें हैं, ठीक है, फल हैं, सब्जियां हैं, सब्जियों में पत्तेदार सब्जियां हैं, रूट्स एंड ट्यूबर्स हैं, नट्स हैं एंड ऑयल्स हैं। ये फूड ग्रुप हमारे प्रतिदिन की आहार में सुबह से लेकर रात तक नियमित मात्रा में होना चाहिए। और इनका भी एक मिनिमम अमाउंट होता है कि एक जो थाली होती है उसमें आधा पोर्शन सब्जियों का होना चाहिए, उसमें एक कटोरी हो सकती है और एक थोड़ा कटोरा सलाद का हो सकता है। 1/4 पोर्शन आपका दाल या प्रोटीन वाली चीज़ों का होना चाहिए, ठीक है, बाकी जो होता है आपका सीरियल्स का, और एक मुट्ठी नट्स होने चाहिए। तो नट्स रोज़ होना चाहिए, जो आपने कहा। अब जो गाइडलाइंस आई है उसमें नट्स एक वंडर फूड्स है, क्योंकि ये जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देता है, बच्चे की ब्रेन हेल्थ के लिए भी अच्छा है, कार्डियो प्रोटेक्टिव होता है। तो नट्स बच्चे के आहार में एक हेल्दी स्नैक के रूप में या मील के साथ इंक्लूड करना ज़रूरी है। नाश्ते में भी जब आप चीज़ देते हो तो सिर्फ हम लोग जो है अनाज मतलब रोटी चावल की चीज़ें खाते हैं, उसके साथ हमको प्रोटीन की चीज़ें भी इंक्लूड करनी है। जैसे सुबह आपने ओट्स दिया या फिर उपमा दिया, पोहा दिया, तो उसके साथ प्रोटीन के सोर्स के लिए एग इंक्लूड कर लिया, दूध का एक ग्लास इंक्लूड कर लिया, या फिर एक मुट्ठी बादाम, अखरोट, या फिर आपका ग्रामीण तबका है एक सस्ता जैसे मूंगफली मिलता है वो इंक्लूड कर लिया, एक फ्रूट इंक्लूड कर लिया। तो इस तरह से आप एक होलसम जो है मील बनाएं, एक हेल्दी स्नैकिंग करवाएं, बच्चे को एक हेल्दी मील दें, और अपने पेरेंट्स अपने साथ बच्चों को जो है उस तरह का खाना खाएं, तो ताकि वो भी प्रेरित हो कि उसी तरह का खाना वो भी खाना ठीक रहेगा। जी जी बिल्कुल। तो ये तो बात हुई न्यूट्रिशन की, डाइट की। अब मैम जैसे हमने कहा मस्तिष्क का स्वस्थ रहना भी उतना महत्वपूर्ण है, और अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप चीज़ें करने के लिए प्रेरित भी होंगे। तो ऐसे में क्या हमें नहीं करना चाहिए ख़ास तौर पर एग्ज़ाम के दौरान? जैसे कि आपने बताया कि सबसे पहले तो तनाव, उसे कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें रोल बच्चों का और अभिभावकों का सबका रहता है। इसमें जैसे हम तनाव को कम करने के लिए बीच बीच में थोड़ा एक अपना एक्सरसाइज एक कुछ करते रहें, है ना, योग है, थोड़ा सा चल लिए, साइकिलिंग कर लिया, कुछ भी जो भी है, बट एक समय समय पर पढ़ाई के दौरान में ब्रेक लेकर के अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसकी वजह से जो असर पड़ता है, अगर हम बैठे रहते हैं बहुत देर तक और खाते रहते हैं, जैसे है पढ़ते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, तो उसमें भी हम लोगों को और आगे परेशानी हो सकती है, पेट की समस्याएं हो सकती हैं। बच्चों में अक्सर देखा गया है एग्जाम टाइम पे कब्जियत की दिक्कत बहुत ज़्यादा रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसकी वजह से फिर सर में दर्द, गैस की दिक्कत, ये सारी समस्याओं के साथ बच्चों का जो याद करने की क्षमता है और एक जो एकाग्रता है उस पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। तो इसके लिए हमें अपने जो खाने में, जैसा बताया मैडम ने कि एक बैलेंस डाइट तो ले ही रहे हैं, पर कुछ चीज़ों को हमें एग्जाम टाइम पे एक्स्ट्रा ध्यान देना है, क्योंकि हमारा चलना फिरना कम हो जाता है, हम एक जगह बैठ के पढ़ रहे हैं, तो हर 1 घंटे में थोड़ा सा घूम के आ जाएं। कोशिश करें कि जो हम छोटे छोटे खाने खा रहे हैं वो बैठ के खाते वक्त ना, पढ़ते वक्त ना खाएं। उस समय है कि 1 घंटा हो गया, चलो 5 मिनट जा करके एक कमरे के चक्कर लगा लिया, और उस समय पे जो मिला खुद जा करके ले आए, रसोई घर में से खुद ही जा करके एक फल उठा के ले आए, तो वो भी उतना भी अगर हम बीच बीच में कर रहे हैं, इससे हमारी मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है, और ये सब समस्याएं जो पेट की होने की समस्याएं हैं, इसमें असर पड़ता है। मैम जैसे एक हमारे दर्शक थे नंद किशोर जी, तो उन्होंने ये भी जानना चाहा कि ये एक जो शायद एकाग्रता भंग होने की बात कर रहे थे कि आप अगर आपका घर ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत शोर है, उस तरह की शांति नहीं है, तो एक आइडियल सेटअप क्या होना चाहिए जिस घर में एक छात्र है, कहाँ से धूप आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब हमने तो ये भी देखा कि बच्चे अपने आप को कमरों में बिल्कुल बंद कर लेते हैं। मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ कि बच्चों अपने कमरे में अपनी एक कुर्सी मेज़ या बिस्तर पे, कायदे से तो हमें कुर्सी मेज़ पे बैठ के पढ़ना चाहिए, जैसे एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमें बिस्तर पे बैठ के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो उस समय पे, और उसके बाद बीच बीच में निकल के अपने परिवारजनों से बात करना,
ये हमारे मस्तिष्क के लिए एक तरह का रिजुविनेशन है। हाँ। वो एक बूस्टर है। जी। क्योंकि हमारी एकाग्रता की जो क्षमता है वो आधे घंटे से ज़्यादा की नहीं है। तो अगर हमें लग रहा है कि हम तो 4 घंटे से लगातार बैठे हैं, पर कहीं ना कहीं हमारा मस्तिष्क ना बहुत पहले बंद कर चुका है वो उन चीज़ों को याद करना जिसको हम पढ़ रहे हैं। जी। और उसी में अगर हम बीच में 5 मिनट का एक ब्रेक लेते हैं, कोशिश करनी चाहिए कि बहुत तेज आवाज़ें ना हो। थोड़ा सा इस बात के लिए परिवार को ध्यान रखना चाहिए। और अगर उसके बाद जिस तरह जैसे इस तरह के हैं तो हमें अपने घर के आसपास के वातावरण को पढ़ाई के माफिक बनाना चाहिए। लेकिन ये नहीं कि एग्जाम आ गया तो बिल्कुल ही सन्नाटा पसर गया। जी। वो भी कहीं ना कहीं एक रूटीन, और इन सबका जो हमें देखना चाहिए उसमें सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी है कि ये नहीं है कि सिर्फ एग्जाम टाइम पे पढ़ाई हो रही है। जी। अगर हम एक अपना लगातार पढ़ते आए हैं, लगातार चीजें याद करते हैं, तो जो उसका असर है वो हमें एग्जाम टाइम पे भी अपने तनाव को कम करने में मदद करता है। और कई बार ये मैम जैसे हम कहते भी हैं कि एक वो बच्चा जो बहुत अच्छा करता है और जो एक बच्चा जो कि उतना अच्छा नहीं करता है, बहुत फर्क यही होता है कि एक बच्चे ने जो पढ़ा उसको रिवाइज भी किया क्योंकि वो लगातार पढ़ रहा है, और दूसरा बच्चा जिसने पढ़ा तो लेकिन उसके पास रिवाइज करने का टाइम नहीं, दोहराने का समय नहीं, उस तरीके से आप रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत ही बुनियादी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका ध्यान हमारे छात्र, हमारे अभिभावक ज़रूर रखें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जो हमारी एक दर्शक है सोनम जी, जिन्होंने हमें कॉल लगाया है, उनका सवाल लेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते हैं स्वस्थ किसान। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात करें परीक्षा के दौरान हमारे छात्रों को किन बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता है, कैसे अपना न्यूट्रिशन आप सुनिश्चित करें और तन और मन दोनों से आप स्वस्थ रहें ताकि बेस्ट आप दे सकें जब आप परीक्षा लिखें। हमारी कॉलर है सोनम लोखंडे जी, आइए उनसे बात करते हैं। सोनम जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हेलो जी सोनम जी, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? जी सोनम जी, क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है? सोनम जी बताएं, सवाल बताइए, क्या जानना चाहती है? नमस्ते मैम। नमस्कार। हाँ, आ रही है मैम आवाज। बताएं सोनम जी, क्या जानना चाहती हैं? मैम मुझे ये पूछना था, मेरी गुड़िया है 5 साल की। हेलो जी, आपकी बेटी है 5 साल की? मैम मेरी गुड़िया है 5 साल की जी। वो खाना ही नहीं खाती है, स्कूल में भी लंच में अगर भिजाओ कुछ तो। ठीक है, मुझे लगता है कि ये अब एक बहुत बड़ी समस्या हो गई कि बच्चे, हम अभी प्रोग्राम से पहले भी ये बात डिस्कस कर रहे थे कि छोटे बच्चे खाना खाने की ये हैबिट कैसे डालें, उन्हें कैसे इस चीज़ को सुनिश्चित करें। जी सोनम जी, जैसा आपने बताया कि बेटी खाना नहीं खाती है, तो हमें इसका कारण जानने की कोशिश करनी है कि ऐसा क्या है। देखिए, कोई भी बच्चा भूखा नहीं रह सकता, हर बच्चे को खेलने के लिए, चलने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत है। तो हमें ये देखना है कि क्या वो वाकई खाना नहीं खाती है या खाना का चॉइस जो है वो उसके लिए मायने हैं, है ना। अक्सर हमारे पास क्या होता है कि बच्चे खाना नहीं खा रहे, बच्चे परेशान करते हैं, फिर उन्हें बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, तुम बिस्किट खा लो, दूध पी लो, है ना। तो हम उन्हें खुद ही, क्योंकि हम सब अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, हम खुद ही उन्हें ये बताना चाहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारी बहुत केयर करते हैं और हम नहीं चाहते कि बच्चे रोएं। तो इसलिए हम उन्हें खुद ऑल्टरनेटिव्स देते हैं, जो कहीं ना कहीं, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि शायद वो ऑल्टरनेटिव्स उतने हेल्दी नहीं होते, जिसको हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के बारे में अभी हम बात कर रहे थे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो बच्ची खाना नहीं खा रही उसका क्या कारण है। उसको अलग अलग तरीके से जो नेचुरल घर का खाना है उसे अलग अलग रंग रूप दे करके और
अपने सामने अपने साथ बिठा के और खुद भी वही खा के, कि उसे उसकी 5 साल का बच्चा थोड़ा थोड़ा ये सब चीज़ें समझने लगता है ना, खेल के माध्यम से, बातों के माध्यम से, कहानी के माध्यम से उन्हें हर जो हमारा खाना है, जो घर का खाना है, उसकी महत्ता को समझाते हुए, उनसे बात करते हुए और इस चीज़ का ध्यान रखते हुए कि उन्हें ऑल्टरनेटिव नहीं मिलने चाहिए। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए अगर मैं ऐसा करूँगी तो मम्मी मुझे कुछ और खाने को दे देंगी। तो वो अगर हम उनको कहीं ना कहीं समझा पाए, लेकिन यहाँ पर मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, मुझे लगता है बहुत सारे अभिभावकों के मन में भी यही होगा कि कहते चलो कुछ तो खाया। जी, मैं यही कह रही हूँ कि कुछ तो खाया बच्चे ने, कि यही जो हमारे मन का विचार है कि अरे बच्चा कुछ नहीं खा रहा, कैसे रहेगा। कहीं ना कहीं अगर हम उस विचारधारा को थोड़ा सख्त होकर, क्योंकि देखिए अभिभावक बनना सिर्फ प्यार करना नहीं, अच्छी बातें सिखाने का भी नाम है ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सख्त होकर के अगर हम 1 दिन 2 दिन उन्हें इन चीज़ों से थोड़ा सा कठोरता से शायद समझाने की कोशिश करें इस चीज़ के बारे में, और उसके बाद प्यार से, सिर्फ कठोरता नहीं, कि जिस चीज़ का क्या नुकसान है, तो हर उम्र में बच्चा ये बात समझना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज़ है लीडिंग बाय एग्जाम्पल। अगर हम खुद बिस्किट और नमकीन खा रहे हैं चाय के साथ, तो हम कैसे से सोच सकते हैं कि बच्चे नहीं खाएंगे, है ना। तो लीडिंग बाय एग्जाम्पल है कि हम खुद भी अपने आहार में, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, कि ये हम इसको अपनी थाली वैसी ही लगाए जो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा खाए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इस समस्या को हम आपस में बात करके, बच्चे से बात करके, उसके साथ समय बिता करके हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं। जी। डॉक्टर मोनिता, जैसे अभी फूड हैबिट्स की बात हो रही है, तो उसमें हम ये भी जानते हैं कि अब विकल्प बहुत सारे हैं, बहुत मतलब बाज़ार भरा पड़ा हुआ है। आपके किचन में पहले तो सिर्फ ये होता था कि दाल, आटा, सब्ज़ी, दूध, दही भर होता था, लेकिन आपकी ग्रॉसरी के अब ऐसे आइटम्स हो गए हैं जो कि हेल्दी नहीं है और वो आते हैं आपके घर में। तो एक तो विकल्प बहुत सारे हो गए, तो इसको हम एलिमिनेट कैसे करें? ये जो चीज़ें हैं, जो एडिटेड ड्रिंक्स हैं, ये हमारे बच्चों को कितना नुकसान पहुंचाती हैं? ठीक है, एक तो पहले विकल्प की बात कर लेते हैं, फिर ड्रिंक्स पे आते हैं। तो विकल्प बहुत सारे हैं, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हमारा यंग एज ग्रुप बहुत अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो ये समझ रहा है जो दिखाया जा रहा है वो सही है, हेल्दी है, या उसको बिना सोचे सिर्फ क्योंकि उसका स्वाद एडिक्टिव है, उसका स्वाद से पूरा पैकेट खाने का मन करता है तो वो खाए जा रहे हैं। परंतु मूल बात ये है, घर का खाना बेस्ट खाना है, जो हमारा घर पे हमारे सुपरविजन में होलसम सीरियल्स, पल्सेस, नट्स, फ्रूट्स, इन सब से जो बन सकता है, उससे ज़्यादा पोषक कुछ भी नहीं है। और ये हैबिट्स हमको बचपन से अभिभावकों को अपने परिवार में अपनानी है, ताकि बच्चा भी देख के वही सीखे, और बच्चे को सहजता से हमें ये सिखाना है कि जो बाज़ार में तुम्हें दिख रहा है, जो मार्केट में दिख रहा है, या जो टीवी में दिख रहा है, उसमें अच्छे या बुरे की परख कैसे करें। तो घर का खाना बेस्ट खाना है। ड्रिंक्स की अगर बात करें तो जितने भी कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, ये कैफीन एक तो इनके अंदर ज़्यादा है, दूसरा इनके अंदर फ्री शुगर ज़्यादा, और उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है। वो फूड मतलब उसको कहना भी नहीं चाहिए। हाँ, तो ये कैफीन है, एक बार के लिए मूड बूस्ट करके, बट आपकी स्लीप साइकिल को अफेक्ट करेगा। जो आप कार्बोनेटेड बेवरेजेस पिएंगे, इतना फ्री शुगर होगा, वो उससे आपका एडिपोसिटी या मतलब आपका मोटापा बढ़ने का चांस रहेगा। इसकी बजाय एक न्यूट्रिएंट वाला आपका छाछ बहुत अच्छा ऑप्शन है, नींबू पानी पिया, नारियल पानी पिया, इस तरह के ड्रिंक्स बच्चों की हैबिट्स में हमको लाने चाहिए, रादर देन ये जो एरिएटेड ड्रिंक्स है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस है, क्योंकि इनका सेहत पे बहुत ख़राब असर पड़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, जीआई ट्रैक्ट को भी वो गलत तरह से अफेक्ट करते हैं, कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, और उसी को हम ज़्यादा खा रहे हैं। तो इस आदत को हमें लगाम लगानी होगी। जी। अब एक कॉलर है, अखंड जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, अखंड प्रताप जी। अखंड प्रताप जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है आपका। अखंड प्रताप जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी मैम, नमस्ते, गुड इवनिंग। ये जानना था कि बाजार में जो फल बिकते हैं तो एक्चुअली कार्बाइड से पकाए जाते हैं, तो उनमें काला काला चिपका रहता है, तो उसमें पानी में डाल देते हैं। तो डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्टर बैठी हैं, तो उनसे ये जानना था कि एक्चुअली कितनी देर तक पानी में रखना चाहिए फलों को, ताकि जो उनका जो जहरीला कार्बाइड है या जो मटेरियल है तो वो नुकसान न पहुँचाए, फल को सही रूप में उपयोग कर सकें। जी मैम, आप बताना चाहेंगे? जी। सो आपका सवाल
के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए आजकल जो खाने पीने में मिश्रण किया जा रहा है उसका असर हम सबकी सेहत पे साफ दिखाई दे रहा है। इसमें हम जो भी इस चीज़ के लिए कर सकते हैं उसमें सबसे पहले है कि जैसा आपने बताया कि सभी फलों और सब्जियों को अच्छे से धोने की ज़रूरत है। जी। इसमें कोई ऐसा समय का नहीं है, बट उन्हें साफ बहते पानी में अच्छे से धो करके, और उसके बाद काफ़ी बार अब हम ये कहते हैं कि जो छिलका है उसको हटा करके खिलाएं, ठीक है। इससे लेकिन हालांकि नुकसान भी है क्योंकि छिलके में हम ये मानते हैं कि इससे सारा रफेज ही जा रहा है, पर जितना ज़्यादा हो सके इसको हमें, कुछ ही ऐसे फल हैं जिनको हम इस तरह धो करके साफ कर सकते हैं और उन सबको हमें अच्छे से धो करके साफ बहते पानी में अच्छे से धो करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो मैम आप भी कुछ बताना चाहेंगे इस पर कि फ्रूट्स खाने का सही तरीका क्या रहना चाहिए? फ्रूट्स, होल फ्रूट्स खाने चाहिए। आप अगर आपको रहता है कि कीटनाशक है या आपको थोड़ा सा शक रहता है, अगर या तो आपके जान पहचान है, ग्रामीण तबके में तो देखो उगते हैं, लोकली अवेलेबल हैं, अगर बिना कीटनाशक वाले तो बहुत अच्छा होगा। और अगर है तो अच्छे से धोइए, ज़्यादा हो तो बेकिंग सोडा के पानी में भी काफ़ी देर भिगो के धो के ये काफ़ी मात्रा को कम किया जा सकता है। परंतु ये ध्यान में रखना होगा बच्चों की डाइट में 150 ग्राम फ्रूट्स डेली का कंपलसरी है विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। और एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि स्ट्रेस लेवल को भी कम करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक है। और हमारे जो बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए फ्रूट्स का इंटेक बहुत ज़रूरी है। फ्रूट्स में इंपॉर्टेंट ये है कि रंग बिरंगे फ्रूट्स, हम वो कहते हैं ना रोज़ एप्पल खाओ या अनार खाओ, मैं तो बरसों से पपीता खा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। लोकली सीजनल अवेलेबल जो फ्रूट्स होगा वो सबसे ज़्यादा पोषक होगा। तो जो उस मौसम का सस्ता फल है, रंग बिरंगे बदल के आप डेली की डाइट में बच्चों को हेल्दी स्नैक के तौर पे दें। बिल्कुल। और एक्चुअली हम ये भी देखते हैं मैम कि हेल्दी के नाम पर बड़े एग्जॉटिक फ्रूट्स का भी ट्रेंड शुरू हो गया है। इसमें कोल्ड स्टोरेज के जो फल हैं उसमें ये सब मात्राएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो कोशिश करना है कि उनको ना इस्तेमाल लोकली जो अवेलेबल है सीजन और मौसमी। आजकल हम देखते हैं कि लोग सर्दियों में तरबूज खा रहे हैं, तो उनको हमें थोड़ा सा उन चीज़ों पे ध्यान रखना है और बच्चों में भी इस बारे में जागरूकता फैलानी है कि जो मौसम का सही फल है उसका जो सेवन है वो जितना फायदा कर सकता है, वैसा ये कोल्ड स्टोरेज के या बेमौसमी जिनको कहते हैं उन फलों को ना इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल। और कहा भी जाता है कि जो मौसम के फल हैं, सब्जियां हैं, उनका सेवन करिए क्योंकि वो एक तो नेचुरल होती हैं और सही तरीके से उगाई सब्जियां हैं, फल हैं जो कि आपको पूरा न्यूट्रिशन भी देंगी। मोनिका जी, एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगी, फलों की हमने बात कर ली, 150 ग्राम लेना है। सब्जियों की बात करेंगे, यहाँ पे कम से कम 300 से 400 ग्राम बच्चे की सब्जियाँ होनी चाहिए। उसमें एक तो हो जाता है आपकी पत्तेदार सब्जियां हो जाती है, एक सीजनल वेजिटेबल हो जाती है, एक हो जाती है रूट्स एंड ट्यूबर जिसके अंदर चुकंदर, मूली, गाजर ये सब कुछ आते हैं। तो ये 3 तरह की सब्जियां हमारी रोज़ की डाइट में होनी चाहिए। तो यही जो चीज़ है जो अच्छा पोषण प्रदान करने के लिए ज़रूरी होती है कि फूड ग्रुप इंक्लूड करने। हम में से काफ़ी अधिकतर लोग पत्तेदार सब्जियों का रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल नहीं करते। बच्चे के केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मासिक स्राव वाली जो किशोरियाँ हैं, आयरन का इंटेक अच्छा होना चाहिए। आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया हमारा 30-40% तक है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे खाने में, बच्चों के खाने में आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पत्तेदार सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अभी सर्दी में तो भर के पत्तेदार सब्जियां आ रही है, तो आप उसको सब्जी के फॉर्म में, चटनी के फॉर्म में कोशिश करें रोज़ की 100 ग्राम पत्तेदार सब्जी आपके डेली के खाने में हो, रोज़ के फ्रूट्स के साथ। जी बिल्कुल। तो न्यूट्रिशन कितना महत्वपूर्ण है और न्यूट्रिशन इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। जो उपलब्ध है, जो आपके घर के बाहर दुकानों में जो सब्जियां फल सीज़न की बिक रही हैं वो आप अपने भोजन में शामिल करें। और जैसा कि मैम ने कहा कि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत एक्सोटिक, बहुत महंगे फ्रूट्स खाएंगे उन्हीं में ही न्यूट्रिशन होगा। हमारे यहाँ जो लोकली अवेलेबल हैं वो भी बदल के खाएं और कितनी मात्रा में बच्चों को देने की आवश्यकता है वो भी आपने जाना। अब मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी मैम, ये तो हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की कि ओवर द पीरियड आपको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है और एग्ज़ाम में एकदम से चमत्कार नहीं होगा। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कई बार बच्चों को पैनिक अटैक्स भी आ जाते हैं, कई बार उनका हाजमा ख़राब हो जाता है। एक तो स्ट्रेस भी कई बार होता है और कहीं ना कहीं फूड चॉइसेस भी गलत हो जाती है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे खान पीन का सीधा असर हमारी पेट पे
और पेट का कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि असर हमारे मस्तिष्क पे रहता है जी ना। हमारे खान पीन में जैसा कि अभी हमारे पास हम लोग सब बात कर रहे थे कि आयरन का इंटेक, एंटीऑक्सीडेंट्स का इंटेक जितना मात्रा में हम बढ़ाएंगे, और सबसे ज़रूरी रफेज का इंटेक, इससे जो हमारे अक्सर पेट की बदहजमी, गैस की समस्या, कब्जियत की समस्या, इन सब चीज़ों के ऊपर इनका सीधा असर प्रभाव पड़ता है। और इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल होता है पानी का। सिर्फ खाना नहीं है, इन सब चीज़ों के लिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, समय समय पे पढ़ते हुए बीच में तो कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी, चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मी, ये हमारे शरीर में, क्योंकि जितने भी ये टॉक्सिन्स बन रहे हैं उनको हमारे शरीर से निकालने का काम, हमारे यहाँ पे ये जो पेट की समस्या है, इन सब में पानी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो मुझे लगता है कि ये जो पानी है इसका सेवन हर थोड़ी देर में हम अपने पास एक बोतल लेके रखें, पढ़ते पढ़ते भी बीच बीच में हम पीते रहें और पानी का सेवन का ध्यान रखें। दूसरा जो एक बहुत बड़ा असर इसका पड़ता है, ये जो हम चाय और कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं, हमने देखा है कि अक्सर ये जो बच्चे होते हैं रात रात भर जागने के लिए, नींद को भगाने के लिए चाय, कॉफ़ी, कई बार कुछ एनर्जी ड्रिंक्स आजकल चल गई हैं जिसमें कैफीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, उन सब का ये काफ़ी प्रयोग करते हैं। तो जो बिल्कुल भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए मस्तिष्क पे, उसका याद करने की क्षमता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके लिए भी हम ऑल्टरनेटिव देख सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी की जगह जैसे आजकल ग्रीन टी है, उससे एंटीऑक्सीडेंट्स का जो प्रभाव है हमारे मस्तिष्क पे, हमारी याद करने की क्षमता को बढ़ाने की, ऊर्जा का जो स्रोत है जी उसको मेंटेन रखने के लिए, तो इन सब चीज़ों पे उनका असर पड़ता है। और ये जो बदहजमी, कुछ ऐसे खाने हैं जो हमें पता है कि रात के समय में ज़्यादा तेलीय खाना या ज़्यादा मिर्च मसाला वाला खाना अगर हम खाते हैं तो उस समय पे ये सारी बदहजमी, कई लोग खाली पेट बच्चे एग्जाम देने चले जाते हैं। और ये तो बहुत ही मतलब जिसे हम कहेंगे कि जिस समय हमारे मस्तिष्क को, क्योंकि हमारे मस्तिष्क को ग्लूकोज की ज़रूरत है, वो एक ऐसा हमारा अंग है जो सिर्फ ग्लूकोज पे काम कर सकता है, और ऐसे में जैसे ही ग्लूकोज कम होता है शरीर में, हमारा मस्तिष्क अलग अलग प्रकार से उसका प्रभाव दिखाने लगता है। उसमें सबसे पहले नींद आना या चीज़ें समझ नहीं आना, कंसंट्रेट नहीं कर पाना, इन सब चीज़ों। तो खाली पेट तो एग्जाम देने कभी नहीं जाना चाहिए। एक हल्का, और ऐसा भी नहीं कि बहुत भरा हुआ, बहुत शुगर वाला या बहुत ही ज्यादा हैवी खाना खा के जाएंगे तो भी नींद आएगी। जी, क्योंकि इन सब चीज़ों से नींद आती है। बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर बच्चे सुबह खाना खाने से आनाकानी नहीं करते हैं, तो एग्जाम्स के दौरान तो आपको खाना ही है, लेकिन तो आप कोई भी बच्चा खाली पेट घर से स्कूल नहीं जाना चाहिए। एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करके, एक नाश्ता, एक संपूर्ण आहार के तौर पर जो हमारे ये प्रोटीन्स वाली चीज़ें रहती हैं, दूध हो गया, अंडा हो गया, या हमारे जो होल ग्रेन्स जिनको हम कहते हैं, जैसा कि बताया कि उसका हमारे जो एनर्जी का लेवल रहता है वो मेंटेन रखता है, तो उनका आधार, और सब्जियां और फल, यह भी अगर हम सुबह के उसमें अपना लेकर के जाएंगे तो हमारी जो परफॉर्मेंस है, जो हमने सारा साल मेहनत करी है, जो हमने अभी मेहनत करी है हमारे प्रिपरेशन टाइम में, वो डेफिनेटली हमारी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ ही हमें एक और छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे कॉलर हैं रुपेश, जो कि फोन लाइन पर है, उनसे बात करेंगे और उनकी समस्या का समाधान करेंगे। कहीं हो जाएगा, आप देखते रहें स्वस्थ किसान। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान, और आज का हमारा विषय है परीक्षा के दौरान हमारे छात्र कैसे तंदुरुस्त महसूस करें, मन और तन दोनों से, ताकि वो बेहतर प्रदर्शन कर सकें और अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन दिखाते हुए जीवन में आगे बढ़ सकें। एक कॉलर है, आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हेलो 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 जी जी, नमस्कार रुपेश जी, बताएं क्या सवाल है आपका। रुतेश जी, नमस्कार। मुझे पूछे अभी जो मौसम में सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है।
आवाज नहीं आ रही? हाँ, आप बोलिए आप फिर से बोले थे अभी इस सीजन में अभी क्या खाना, मतलब ठीक है, सीजन के अनुसार खाना क्या होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है मैम। सीज़न की भी बात, कई बार हम देखते हैं कि सर्दियों में हमारा भोजन अलग हो जाता है, गर्मियों में अलग हो जाता है, तो ऐसा चेंज होता है। सीजनली अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, आपकी रिक्वायरमेंट सेम रहती है, आपके एनर्जी की, प्रोटीन की सारी सेम रहती है। खाना आपका बैलेंस न्यूट्रिशन चलेगा, परंतु जो सीजनली अवेलेबल, जैसे पहले भी मैंने बोला था कि अभी पत्तेदार सब्जियां बहुत ज़्यादा अच्छे मात्रा में अवेलेबल है, तो आप उसको तरह तरह से बनाइए। फ्रूट्स का इंटेक अच्छा रखिए, प्रोटीन का इंटेक प्रॉपर करने के लिए कम से कम 2 से 3 कटोरी दाल अपने रोज़ के दैनिक आहार में लीजिए। सीरियल्स में हम बात करते हैं अनाज में, तो आप अनाज में एक रोटी एंड चावल नहीं लेके बहुत सारे तरह के और जो हमारे मिलेट्स आते हैं जिसको न्यूट्री सीरियल्स कहते हैं, रागी है, ज्वार है, बाजरा है, तो तरह तरह के सीरियल्स को भी आप बदल के यूज़ करिए। तो ये है कि बैलेंस न्यूट्रिशन हर सीज़न में मेंटेन रखना है। जी मैम, एक चीज़ और, जैसे बैलेंस की बात की तो हम फैट को भी देखते हैं कि हमारे यहाँ थोड़ा जब तक भर के तेल ना इस्तेमाल करो तो हमें लगता है स्वाद ही नहीं आ रहा, जैसे तेल में ही सारा स्वाद है या घी में ही सारा स्वाद है, तो ये जो किस तरह का फैट होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। और जैसा कि हमारा मोदी जी का मिशन भी चल रहा है कि हमें ऑयल की मात्रा दैनिक आहार में थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोटापे की दर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जो कि एक चिंता का विषय है। तो फैट के बारे में हमें फैट को ओवरऑल टोटल कम करना है, मात्रा को। पहली चीज़, जो आप कुकिंग मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे भी कुकिंग मेथड यूज़ करें, तो उसमें फ्राइंग वाला मेथड या गरिष्ठ भोजन पकाने वाले मेथड की बजाय बॉइलिंग, स्टीमिंग या कम तेल की मात्रा वाला भोजन हमें बनाना चाहिए। तो एक टोटल मात्रा को कम करना, और जो फैट खाना है उसकी गुणवत्ता पे ध्यान देना है। गुणवत्ता का मतलब है एक हेल्दी फैट खाना है। वो क्या ठीक है? हेल्दी फैट के बारे में पहले एक अनहेल्दी के बारे में बात कर लूँ। सबसे ज़्यादा अनहेल्दी फैट होता है ट्रांस फैट। वो किस में बनेगा? एक तो जो वनस्पति घी से बनी हुई चीजें हैं, जितने भी बेकरी के आइटम वनस्पति घी से बने हैं, जिसमें ऑयल को हाइड्रोजनेशन करके घी बनाया जाता है, फिर उससे बनाया जाता है, उसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा, आप रिपीटेड फ्राइंग, आप कभी भी देखिए गली में या कुचे में कहीं पे भी जो तली हुई चीज़ें मिल रही हो, तो एक ही ऑयल में रिपीटेड तरीके से वो समोसे या भी फ्राइड आइटम्स निकाले जाते हैं। वो तेल पूरी तरह से काला हो जाता है, उसके बावजूद भी सारे लोग खाते हैं। ये सोचे समा कि उसके अंदर कितना ज़्यादा ट्रांस फैट बन चुका है। और ये ट्रांस फैट बहुत सारे तरह के कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, कैंसर और बहुत सारी बीमारियों का खतरा बढ़ाता है। तो जब भी आप इस तरह के रीफ्राइंग वाले ऑयल अपने सामने देखते हो, तो बच्चों को एजुकेट करें कि उस तरह के खाने गली में सेलेक्ट होके ना खाएं। ये हो गया। हेल्दी फैट के लिए हमें जानना होगा कि एक तो मात्रा मध्यम तरह से खानी है, बच्चों की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड हो सकता है। हेल्दी फैट में हमारे आ जाते हैं ओमेगा 3, ओमेगा 6 और मूफा। तो उसमें से क्या होता है, जो नॉर्मली हम अपने खाने में जो भी तेल यूज़ कर रहे होते हैं उसमें ओमेगा 6 हमें आराम से मिल जाता है, जो कि ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत मुश्किल से मिल पाता है। तो ये कुछ ही चीज़ों में पाया जाता है, तो उनके सोर्सेज हमारी डाइट में होने ज़रूरी है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सोर्सेज हैं, आप ध्यान रख लीजिए। फ्लैक्स सीड्स हो गया आपका, चिया सीड्स हो गए, वॉलनट हो गए, मस्टर्ड सीड्स हो गए, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सोयाबीन या कैनल ऑयल। टोटल वेजिटेरियन डाइट में इतने ही हैं। अगर कोई मांसाहार करता है तो फिश। तो इनकी एक मुट्ठी नट्स की, इन नट्स जो मैंने सीड्स बोले, इनकी मात्रा दैनिक आहार में होनी बहुत ज़रूरी है। तो अपने बच्चे की डाइट में इन N3 फैटी एसिड्स के सोर्सेज को बिल्कुल इंक्लूड करो। ब्रेन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, मेमोरी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ओवरऑल पूरी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। जी जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत अच्छी बात है आपने बताई मैम यहाँ पर कि कितना ज़रूरी हो जाता है कि आप एक फ़ैट की अगर हम बात करें तो फ़ैट में भी कौन कौन से फ़ैट है जो कि हेल्दी फ़ैट है और जिनका इंटेक हमें बढ़ाना चाहिए, लेकिन साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि कहाँ हम गलत चीज़ों का सेवन कर रहे हैं। अब मैं आपके पास आना चाहूँगी कि जब हम ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं तो इसमें हमारी मेंटल हेल्थ उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक बच्चा तो अपने लेवल पर पढ़ाई कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, लेकिन एक घर का भी एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि संस्कार परिवार से आते हैं और एक बच्चा जो होता है वो कहाँ से आया है, कैसे परिवार से आया है, उसका एक प्रतिबिंब होता है। तो ख़ास तौर पर जब हम पढ़ने वाले बच्चे घरों में हैं तो हमारे अभिभावकों को किस तरह के माहौल के बारे में जागरूक रहने की आवश्यकता है, कैसा होना चाहिए घर का एटमॉस्फेयर? जी,
तो जैसे कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जब हमारे घर में हमारे बच्चों के एग्ज़ाम टाइम है तो एक थोड़ी तनाव की एक सिचुएशन रहती है, उसमें अभिभावक का रोल और ज़्यादा बढ़ जाता है। आजकल हम देख रहे हैं बच्चों में तनाव बढ़ता जा रहा है, एग्ज़ाम को लेकर स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, और उसमें कम करने का सबसे, क्योंकि वो एक उनका प्रतिबिंब है तो उनके पास सीधा बात करने का जरिया भी वही है। बच्चे के लिए अपनी बात को कहने का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आसान तरीका है कि वो अपने माँ बाप से उसको लेकिन कई बार बच्चे वही नहीं कर पाते। उसमें कुछ ऐसे साइन हैं जो हम बच्चों में देख सकते हैं, अभिभावक हमारे देख सकते हैं कि अगर हमारा बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय कमरे के अंदर बिता रहा है, बाहर निकल के आ ही नहीं रहा, या बीच बीच में ब्रेक जैसा हमने बताया लेने चाहिए नहीं ले पा रहा है, हमारे सामने आ रहा है हमसे बात नहीं कर रहा, पढ़ाई के बारे में हमसे बात नहीं कर, तो या फिर सर में दर्द, कुछ इस तरह के उसके शारीरिक जो उसकी वो हैं मैनिफेस्टेशंस हैं वो आनी शुरू हो गई हैं, तो इन सब के लिए हमें भी थोड़ा उस समय सतर्क रहना चाहिए, हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। बीच बीच में हम उनके पास जाएं, उनके साथ बैठें, उनसे समझने की कोशिश करें, अपने व्यवहार से हम बच्चों को ये समझाएं कि आप हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो, एग्ज़ाम नहीं। जी जी। कहीं ना कहीं अगर हम उस चीज़ को बच्चों को बता पाएं और समझा पाएं तो हम उनका तनाव और उनका ये स्ट्रेस लेवल कम कर सकें। आपस की बातचीत मुझे लगता है कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल देती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा का एग्ज़ाम है तो उसे खेलने नहीं जाने दें, नहीं बैठ के पढ़ो। कहीं ना कहीं आप उनके साथ वॉक पे जा सकते हैं, उन्हें बाहर खेलने थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ भेजें। तो इन सब का बहुत गहरा असर पड़ता है बच्चे के एग्जाम टाइम के स्ट्रेस के ऊपर। बिल्कुल। एक मेरे पास ईमेल आया है, गोपाल शर्मा है मुंबई से, और ये कह रहे कि इनका बेटा बहुत स्लोली खाना खाता है, बहुत धीरे धीरे खाना खाता है। मैम आप बोलना चाहेंगे इस पर? बहुत स्लोली खाना खाता है। अक्सर उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो बच्चे स्लो खाना खा रहे हैं इसका कारण क्या है। क्या उन्होंने इसमें उम्र बताई है? नहीं, उम्र नहीं बताई। अच्छा, देखिए हमारे पास आजकल जैसा बताया विकल्प खाने के हैं तो डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हैं। बच्चे खाना नहीं खाते हैं क्योंकि अक्सर उनके हाथ में या तो मोबाइल फोन होता है या वो टेलीविजन देखते हुए खाना खा रहे हैं। बोलना चाहते हैं कि आजकल स्क्रीन टाइम के साथ में है। क्या सबसे ज़रूरी है कि ध्यान खाने पे नहीं है, ध्यान तो कहीं और है, और खाना एक बस ज़रूरत है कि मम्मी बाप बैठी हैं और साथ में खिला रही हैं और बच्चा सामने टीवी देख रहा है। ऐसे में उसका जब ध्यान वहाँ नहीं है, वो क्या खा रहा है, उसका क्या पोषण मिल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में। अच्छा मैम, ये भी कहा जाता है कि जब, क्योंकि आपकी जो जीभ है वो बहुत, उसमें बहुत तरह की वेरिएशन हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, स्वाद होते हैं, तो जब आप किसी भी खाने फूड को आइटम को कंज्यूम करते हैं तो उसी हिसाब से उसका सलाइवा रिलीज होता है, वो पाचन के लिए महत्वपूर्ण है। जब आपका ध्यान ही नहीं कि आप बिल्कुल क्या टेस्ट ले रहे हैं तो शायद वो पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता ही नहीं है ना। जब स्वाद ही नहीं बन रहा, मस्तिष्क और जिह्वा के बीच का जो नर्वस सिस्टम एक जिसको बोलते हैं उसकी स्टिमुलेशन है हमारे स्वाद से जी, और वो स्वाद का असर हमारे मस्तिष्क को पता लगना चाहिए कि अब मैंने इसको जो खाया उसका स्वाद नमकीन है, वो मीठा है, वो कड़वा है, और जब तक ये कॉम्बिनेशन हम समझेंगे तभी उसको हम ठीक से पचाने के लिए अपने जो भी ज़रूरत की चीज़ है। और कहीं ना कहीं जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन के खाना खाते हैं तो एक भोजन के प्रति जो आपका आदर होना चाहिए वो संस्कार भी कहीं ना कहीं आता है। बिल्कुल जी। तो बहुत अच्छी रही आज की चर्चा, और अंत मैम कुछ आप क्लोजिंग पॉइंट्स हमारे दर्शकों को, हमारे छात्रों के लिए कहना चाहेंगे? मैं छात्रों को ये कहना चाहती हूँ कि आपका एग्ज़ाम टाइम है और मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप अच्छे से पढ़ाई करें, परंतु इसका बहुत लोड नहीं रहे, थोड़ा सा रिलैक्स होके करें, स्ट्रेस को हावी ना होने दें, अच्छे पोषण का ध्यान रखें, और ये सोच लीजिए कि अगर एग्ज़ाम है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 घंटे बैठ के पढ़ना है। आप बीच बीच में थोड़ा सा रिक्रिएशनल एक्टिविटी या 30 मिनट्स का नीचे खेल के आ गए, ये रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कांस्टेंट स्ट्रेस जो होता है उससे आप परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाओगे। तो माहौल को स्ट्रेस फ्री रखना है, हेल्दी डाइट खानी है, ओवर ईटिंग नहीं करना, पर हेल्दी जो घर का बना हुआ खाना है वो खाना है। एरिएटेड या एनर्जी ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड बेवरेज में इंडल्ज नहीं होना, पैकेज या प्रोसेस आइटम में इंडल्ज नहीं होना, अच्छे हेल्दी फ्रूट्स बीच में आप खा सकते हैं। स्लीप प्रॉपर लेना बहुत ज़रूरी है और अच्छी परफॉर्मेंस दीजिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोनिता आपका भी, और डॉक्टर अंकिता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार से दोनों ही पक्षों को, दोनों ही विषय को समझाया, और हमें पूरी उम्मीद है कि चाहे वो हमारे छात्र हैं या अभिभावक हैं, जिन्होंने भी देखा है इन बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे, ज़्यादा अवेयर रहेंगे, और स्ट्रेस नहीं बल्कि
खुशी के साथ, एक सकारात्मक सोच के साथ अपने एग्ज़ाम को लिखने के लिए जाएंगे। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है, या फिर आप चाहते हैं किसी और विषय पर भी हम स्वस्थ किसान लेकर आए, तो आप हमें इसके बारे में ईमेल कर जानकारी ज़रूर दें। हमारा ईमेल आईडी आप नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive2024@gmail.com। याद करें कि हमारा ये ईमेल आईडी पहले से बदला है, तो एक बार फिर से देख लें, swasthkisanlive2024@gmail.com। ये हमारा ईमेल आईडी है। अपने सुझाव हमें ज़रूर दें। और अगर आज का कार्यक्रम फिर से देखना चाहते हैं, बीच में से देखा है, या फिर कोई जानकारी को फिर से सुनना चाहते हैं, तो हमारा QR कोड स्कैन करें अभी, और YouTube पर भी देखें स्वस्थ किसान। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे इजाज़त। ऑल द बेस्ट, बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए और फ्लाइंग कलर्स के साथ बाहर आइए। नमस्कार। जनक